जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बेहतरीन सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉलिटी। और पॉलिटी का सेशन जो मैं लगातार डेली का डेली इस वीडियो पर लाते रहूँगा, मतलब इस चैनल पे लाते रहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते जाइए टॉपिक बाय टॉपिक। आपको हर वीडियो हर टॉपिक इस सेशन में कंप्लीट करवाते जाऊँगा कंटिन्यूटी बनाकर, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक है मेरा भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में क्या है, आपको हम बता दें कि यहाँ पे डेली ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो थोड़ा सा इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बेल आइकन जो है उसको क्लिक करके और ऑल में क्लिक कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में मेरा वीडियो का जाता रहे आप सभी के पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें 2 पार्ट में मैं बांटूंगा। पहला पार्ट जो है वो देखेंगे और दूसरा पार्ट वो देखेंगे। इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं यूट्यूब में मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। बात ऐसा है कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में चलते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं? एक लड़का है, जैसे आप एक लड़का है या लड़की है, आप पता नहीं, जो भी है, जो देख रहे होंगे, या तो लड़का या तो लड़की देख रहे होंगे। तो सबसे पहला बात है कि संविधान किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान नियमों अथवा कानूनों का एक संग्रह होता है, जिसके आधार पर हम किसी देश का शासन को क्या करते हैं, चलाते हैं, यानी कि संचालित करते हैं। मैं नहीं चलाता हूँ, जो सरकार आते हैं, जो बनते हैं, वो चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत का भी एक अपना संविधान है, जो कि मुझे पता है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा, ध्यान रखिएगा, पहला क्या है, कंपनी के शासन, पहला क्या है, कंपनी के शासन, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। कहने का मतलब, एक पार्ट में कंपनी जब था, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज सब थे उस वक्त यहाँ पे बना था, और एक ब्रिटिश क्राउन के शासन के वक्त बना था, यानी कि 1857 के क्रांति के बाद, ठीक है। तो वो हम चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कंपनी का, ध्यान रखिए, कंपनी के शासनाधीन पारित, यानी कि कंपनी जब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उस वक्त क्या पारित हुआ था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे, फिर 1784 देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, ठीक है ना। उसका चार्टर एक्ट 1793 को देखेंगे। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 को देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 को, और चार्टर ऑफ 1853 को देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट में मैंने आज कवर करवा दूंगा, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो हम देखेंगे इसके बारे में, यानी कि क्राउन के शासनाधीन पारित जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है, कौन कौन से है, वो देख लेते हैं। तो क्या है, पहला है कि वो जो 1857 का क्रांति हुआ था, उसके बाद भारत शासन अधिनियम बना था। उसके बाद 61 का, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बना था। उसके बाद क्या है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का, फिर 1935 का, और 1947 का, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935, 1919, 1909, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1700 कितना है, 73 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। तो क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। समझिएगा गौर से, यानी कि इस अधिनियम द्वारा भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है स्थापित हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद के नाम से डिनोट करने लगा, यानी कि उसका नाम क्या कर दिया बदल के, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर को डायरेक्ट आपको
गवर्नर जनरल का पद का नाम जो है दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हाशिंगटन्स, ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बन गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हाशिंगटन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आगे देखेंगे। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बम्बई, कौन कौन, मद्रास एवं बम्बई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही रख दिया गया। तो बहुत बड़ा क्रांति हुआ था 1857 के बाद, वो सब इसमें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आगे कारण क्या रहा था वो भी बताऊंगा। अगला आगे क्या है कि इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल यानी कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा, न्यायालय की स्थापना किया गया था, यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का जो होता है वो न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसमें कि एक जो है मुख्य जो मेन थे, एक जज थे और 3 जो है हेल्पिंग के रूप में हम कह सकते हैं कि रख सकते हैं, अन्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, उसके बाद नोट में एक बात ध्यान रखिएगा कि इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि जो बंगाल जो है उसमें जो उच्चतम न्यायालय जो बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था, मैंने हाई कोर्ट बताया था, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय बना था। तो इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा इम्पे थे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। जबकि अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, फिर से क्या बोलते हैं, लिमेंस्टर या हाइड, ये सब बने थे, अन्य 3 जो थे वो। तो आगे देखते हैं, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी कि उस वक्त पूरा सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ही हाथ में था। तो वो आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें 2 पार्ट था, वो गवर्नर जनरल, चीफ जस्टिस जो थे वो, और जो अन्य 3 सदस्य थे वो से आप उतना ही याद रखिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 1781 कितना, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट थोड़ा सा जान लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं। ठीक है, क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को दूर करने के लिए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का भी अधिकार दे दिया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया है, तो 1781 के एक्ट के तहत दिया गया है। तो अब चलते हैं हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। वो क्या था, तो देखिए वो क्या था कि इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। क्या किया, हो चुका था। उसके बाद क्या है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे के अलग कर दिया गया। बहुत तकलीफ हुआ उस समय, अलग कर दिया था, अत्याचार भी बढ़ गए थे और जितना नियम कानून था वो उसी वक्त था। ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताते हैं, ये तो आप है, आपको पता है कि ये आप है। चलिए तो आप हैं, तो देखते हैं कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा। क्या सवाल उठ रहा है कि 1773, ध्यान से समझिएगा, 1773 के इस एक्ट के तहत स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैंने अभी जस्ट बताया था सर, आगे आप बताइए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ये समझिएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है,
बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1858 के तक विद्यमान रही, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1773 से लेकर आपको कहाँ तक विद्यमान रही, कहाँ तक द्वैध शासन, 1858। पर्सनल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निर्देशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण ब्रांड बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक वाणिज्य कंपनी के संबंध देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो ये बातें थी जो बेहतरीन टॉपिक के अनुसार मैंने समझाया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या है यहाँ पे भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सो देखिएगा ध्यान से। क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर, कब से कब, 1758 से 60 तक और 65 से 67 तक दोबारा बने थे। उसके बाद कौन थे दूसरा में, जो कि कहा जाए तो अंतिम गवर्नर जो है वारिंग हंटिंगटन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर अगर पूछे रॉबर्ट क्लाइव, अगर कहे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर के बारे में पूछे तो वारिंग हंटिंगटन के नाम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल का अगर बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये सारी बातें मैंने बताया, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बार बार इसमें फंसिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि थोड़ा जान लेते हैं कि 1856 से 1858 वो देखेंगे आगे। फिर कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन आता है कि कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम, ऐसे पूछे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे अंतिम भारत के, ध्यान रखिएगा, भारत के, ठीक है ना। उसके बाद भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसको आप रट जाइए, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और सी राजगोपालाचार्य जो है वो स्वतंत्र भारत के, ध्यान रखिएगा, कौन, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। तो ये सारी बातें मैंने बताया। अब चलते हैं 1813 का राजलेख, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कंपनी द्वारा, उसके बाद हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय का व्यापार का एकाधिकार जारी रहा, रेगुलर, चीन से और चाय का जो व्यापार जो है वो रेगुलर बना रहा, ठीक है ना। तो एक ये देखिए, आप कलम लिए हुए हैं मुंह में और आप बताइए, ठीक है, आप हैं, क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि क्या मैंने पीछे पढ़ा तो याद है। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आप कमेंट में बताइए। उसके बाद गवर्नर लॉर्ड कैनिंग कौन थे वो भी बताइए। तो फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो हम डाल रहे हैं ना, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। चाय का और चीन में तो व्यापार करना वो बना रहा। तो आगे चलते क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की व्यवस्था शिक्षा के लिए, विकास के लिए किस में दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 1873 का राजलेख के अनुसार कहा गया था। तो कौन सा है, तो ध्यान से समझिएगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हम कह सकते हैं इस चीज़ को। आगे चलते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का
ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया गया, अनुमोदक किया गया, और वहाँ पे अनुमोदक करने के बाद अनिवार्य बना दिया गया इस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलिए आप जानते हैं 1800 का कितना, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्यों ही करने थे, बस इतना ही। और उसको क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, किसका, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब तो कोई उपाय होने वाला नहीं था, तो करे तो क्या करे, तो बनाना ही पड़ेगा ना भारत का। तो चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी कि चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया, यानी कि मैकाले शामिल किया गया। इस तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए आगे चलते। उसके बाद क्या हुआ कि राजलेख की धारा 87 के अनुसार, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी था उस वक्त, ठीक है ना, महारानी और राजा के हित में था। तो उस समय 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, स्थान, वंश एवं वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा, यानी कि समझा जाता था। देखिए बड़ा कठिनाई था उस समय सरकारी जॉब लेना, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी। उसके बाद चलते हैं कि गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं 1853 का राजलेख, फिर से चलते थोड़ा सा, क्या राजलेख में लिखा गया था। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायिका शक्ति को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। उसके बाद इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक यानी कि विधानसभा की स्थापना भी किया गया। चलिए स्टार्ट, अब वो तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब चलते हैं और लास्ट है मेरा, क्या है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858, ठीक है ना, का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, उस समय जाना जाता है भी अभी। उसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त भी कर दिया गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 1784 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, ठीक है, जो कि भारत के ब्रिटेन यानी कि ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, ठीक है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं, आगे चले तो देखते हैं, कंप्लीट ही हो जाए क्योंकि लंबा वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या है यह अधिनियम, तो समझते हैं अधिनियम के बारे में। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब तो कोई उपाय नहीं था, सिर्फ अंग्रेज तो नहीं ना रह सकते, इसीलिए भारतीयों को भी शामिल करने लगा। चाल था ये सब, वो आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा ना तब पता चलेगा। चलिए नोट में एक बात देखते हैं, क्या है नोट में कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीय यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, यानी कि मनोनीत किया गया। उसके बाद वायसराय को आपातकाल के विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की और उसके बाद इससे 6 माह का ही अवधि होता था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है
इस अधिनियम, ध्यान से समझिएगा, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उसकी समस्याओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वायसराय को प्रांतों में, प्रांत मतलब जानते हैं ना, हाँ वही राज्य, प्रांतों में विधान परिषदों को स्थापना करने की शक्ति भी प्रदान की गई। नोट में एक बात जानेंगे कि 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर प्रदेश के सीमांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना, गठन कर दिया गया, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम को भी थोड़ा जान लेते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, एक एक है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसके द्वारा समिति जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, किस परिषद अधिनियम, या बताइए इस अधिनियम के बारे में तो वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद के भारतीय सदस्यों का बजट बस बहस करने तथा सरकार के से प्रश्न पूछने का ही अधिकार था, सरकार बनाने का या उसमें रूल रेगुलेशन बनाने का हक नहीं था। तो देखिए बहुत बड़ी चाल थी। और देखते हैं, अब चलते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में, ठीक है ना, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं 1909 का भारत परिषद नियम। तो क्या हुआ था, इसे मिंटो मार्लो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप वो सब तो थोड़ा याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन इसी से आता ही है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे, इसीलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, तत्कालिक वायसराय और जॉन मार्ले राज्य सचिव थे, इसीलिए यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 का था, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के लिए जोड़ने का प्रावधान दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार भारतीय भारतीय या कह सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय को कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा, तो 1909 में। ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। उसके बाद नोट में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद प्रथम भारतीय सदस्य बने, यही थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं, उन्होंने विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया उनको, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए संप्रदाय प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी स्थापना की। सभी क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है अलग से स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम, ठीक है ना। तो 4-5 क्वेश्चन यहीं से आ गया, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें सांप्रदायिक को वैधानिक रूप प्रदान किया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, बताइए। तो लॉर्ड मिंटो को, ठीक है ना। तो चलिए आप 1919 के जानते हैं, 1919 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब गांधी जी आ चुके थे, खैर वो बाद में देखेंगे। तो मिंटो यहाँ पर देखिए, इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते, तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप समझिए, नाम से जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। प्रांतों में आंशिक उत्तराधिकारी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई, द्वैध शासन की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ कि द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनिस, ध्यान रखिए, लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है नहीं,
पीसीएस में आता ही आता है, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी में आया क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में यानी कि हस्तांतरित के रूप में और एक आरक्षित में बांटा गया। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर होता है और उन मंत्रियों का सहायता से करता है, मंत्रियों की सहायता से करता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि देखिए आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो ये बात हो गई। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान से समझिए। इस अधिनियम के तहत केंद्र, ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानते हैं आगे। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई और संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त करने प्रदान किया गया। उसके बाद सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल और भारतीयों एवं यूरोपीय के लिए एक अलग निर्वाचन सिद्धांत का लागू कर दिया गया। तो ये सारी बातें थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। आपके मन में ये क्वेश्चन था कि देश में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। तो आगे चलते हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी, ठीक है ना, या बीपीएससी आप तैयारी करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय ही वर्ष अगर कहा जाए कि वर्ष का बात किया जाए तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यूपीएससी का सेंट्रल के लिए, यहाँ पर यूनियन के लिए गठन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, अब लास्ट जानते हैं, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, और वीडियो मैं ख़त्म करूंगा और एक वीडियो में आपका पूरा भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट, आप इसको बार बार देखिएगा, ठीक है ना। चलिए वो चलते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो यह एक विस्तृत दस्तावेज था जो इसमें कि टोटल 321 और 10 अनुसूचियाँ थी, यानी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना बाद में ऐड हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारत प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, परंतु क्या हुआ आगे कि प्रांतों में दैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, यानी कि स्वायत्तता प्रदान की गई। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ प्रांतों में क्या हुआ, द्विसदनात्मक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था, जिसमें कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में और 6 प्रांत जैसे मुंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत या असम में विधान परिषद और विधानसभा का भी गठन स्थापित किया गया। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन है संघीय न्यायालय की स्थापना कितना ईस्वी में किया गया, 1937 में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो 1858 में हम सब पढ़े थे, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। उसके बाद इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत के पृथक कर दिया गया और 2 नए प्रांत जैसे सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण कर दिया गया। उसके बाद ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
बहुत इंपॉर्टेंट है 1935 के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। नोट कर लीजिए, नोट। उसके बाद लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना के प्रधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग का स्थापना प्रावधान किया गया। ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं थी जो कि याद करना जरूरी था। इसके बाद मैं लाऊंगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव के तहत आप देखेंगे। ठीक है ना। एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डालूंगा, फिर दूसरा बनाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव डालूंगा। ये नियम डेली रहेगा। ठीक है ना। अब ये आप भारत का संवैधानिक विकास आप पढ़ लिए, मैंने पढ़ा दिया, तो वो टोटल उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30, 40, 50 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीसीएस के एग्जाम में, एसएससी में सब पूछे हुए हैं ना, वो सब लेकर आऊँगा। ठीक है ना। देखिएगा, अब 47 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसके बाद 42 के बाद क्या हुआ था कि इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया गया और अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्य, यानी कि कहे जाए कि 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का भारत तथा पाकिस्तान क्या कर दिया गया? स्थापना कर दिया गया। ठीक है। पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन खैर वो तो अलग मैटर है। आगे चलते हैं। इसने दोनों अधिराज्यों को संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने का शक्ति दे दिया गया 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता थी, लेकिन क्या हुआ कि इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकती है। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि प्रत्येक अधिराज्य के अपना संविधान बनाने तक भारत अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। तो ये जो आज का मैंने इतना बताया, ध्यान से समझिएगा, इतना मैंने बताया, जो विकास कंप्लीट हुआ। अब अगला दिन जो है संविधान का विकास निर्माण कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब पे, और आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। आपको बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन नोट्स के अनुसार भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप समझने का कोशिश कीजिए, इससे बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आप अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए उसको फॉलो कीजिए, देखिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपको वो फ्री में मिलेगा। ठीक है। तो चलेंगे अब सिर्फ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है ना। उसके बाद बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ओके। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।